दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी मैं वापस आऊंगा को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास के थिएटर में ये मूवी लगी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर में नहीं देख सकते तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दादाजी इशार सिंह गेरवाल को। उनकी फैमिली में हैं दो बेटे इकबाल के हैं दो बेटे। दादाजी कार से निकल पड़ते हैं और ड्राइवर को चिट पकड़ाते हुए कहते हैं यहाँ चलो। सरगोदा जाना था उन्हें जो कि लाहौर में है। तो ड्राइवर हैरान हो जाता है कि वहाँ कैसे जाऊं। ड्राइवर कहता लाहौर तो बॉर्डर के उस तरफ है। दादाजी कहते कौन सा बॉर्डर, चुपचाप ले चलो मुझे वहाँ। ड्राइवर बॉर्डर के पास पहुंच जाता है तो बीएसएफ आर्मी उन्हें रोक देती है। जब सारी बात जानी तो बीएसएफ चीफ कहते हैं उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। 1947 में बंटवारा हो गया था। दादाजी कहते मैं उस तरफ का हूँ, गलती से इस तरफ आ गया हूँ शायद। आप गेट खुलवा दो, मुझे घर जाना है, बहुत जरूरी काम है जो खत्म करना है मुझे। तभी दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। उनके बेटे को कॉल किया जाता है। दादाजी आर्मी कैंप के बेड पे लेटे होते हैं। तभी उन्हें दिखती है अफसाना उर्फ जिया नाम की लड़की। कहती मेरी बाली गिर गई, किसी ने उठा लिया तो। फिर वो भाग कर जाने लगती है तो दादाजी उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं पर गिर जाते हैं। उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती किया जाता है। दादाजी को अपने जवानी के दिन याद आ रहे होते हैं, अपनी फैमिली याद आ रही होती है। अब हम देखते हैं निर्वेर नाम के लड़के को जो कि दादाजी का पोता है। वो लंदन में रह के जॉब करता है। करना उसको स्टैंड अप कॉमेडी है मगर उसके जोक्स पे किसी को हंसी नहीं आती। उसको पिताजी का कॉल आता है पर वो उठा नहीं रहा होता। उसकी दोस्त है कावेरी जो कि उसको पसंद करती है पर निर्वेर उसको लेकर सीरियस नहीं है। इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है वो और अपनी लाइफ को लेकर भी। उसने आज अपनी जॉब भी छोड़ दी है। अगली सुबह देखा पिताजी की बहुत कॉल्स आई हुई हैं तो वो कॉल बैक करता है। उसे पता चलता है कि दादाजी अस्पताल में भर्ती हैं, बचेंगे या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी कावेरी कहती है अब आज डिसाइड हो के रहेगा कि हमारा रिश्ता क्या कहलाता है। निर्वेर कहता दादाजी जीने मरने की कगार पर हैं और तुम्हें ये डिसाइड करना है। निर्वेर आ जाता है इंडिया और जाता है अपने दादाजी से मिलने। दादाजी को उसमें किसी और लड़के की झलक दिखाई पड़ती है। निर्वेर के पिताजी कहते हैं सस्पेंस में लटका रखा है हमें, 2 दिन से यही है, न जा रहे हैं न ठीक हो रहे हैं, मरते मरते भी तंग करके जाएंगे या हमें। निर्वेर कहता अगर मैं आपके बारे में ऐसे ही बोलूं तो कैसा लगेगा। पिताजी कहते तुम क्यों बोलोगे ऐसा, मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं है। मेरे बाप ने काम ही ऐसे करे हैं कि जाते जाते लोग मरने की दुआएं करें। एक लफ्ज भी नहीं फूटा कभी प्यार का, सबको डरा के रखा। चाचा जी कहते हैं कितनी हार्ड लाइफ रही है उनकी, ये भी तो सोचिए ना। उन्होंने सारी जिंदगी निकाल दी वो वापस कमाने में जो बंटवारे में उनसे छिन गया था। पिताजी कहते अब कमा लिया ना, खूब जमीन है, खूब बिजनेस है, जाए ले जा आप साथ में। चाची कहती वसीयत की बात भी नहीं किया अभी तक उन्होंने। चाचा जी कहते तुम चुप करो भाई। इंडिया वापस आकर निर्वेर को अपने बचपन के दिन याद आ रहे होते हैं, वो पल जो अपनी माँ के साथ बिताए। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। निर्वेर कावेरी को फोन करके बताता है कि मैं इंडिया आ गया हूँ। कावेरी मजाक में कहती भाग गए ना मुझसे दूर। निर्वेर वीडियो कॉल करके दादाजी को दिखाता है कि ये देखो मेरा बहाना तुमसे दूर भागने का। दादाजी चुपचाप लेटे हुए थे। वो कावेरी को देख कर रिएक्ट करते हैं। दादाजी किसी कॉलेज का नाम लेते हैं, कहते हैं अंग्रेज चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, वक्त हो गया है मैच का, चांद में मैच है, 5 बैट्समैन आए हैं। कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं जवान दादाजी को। सब उन्हें कीनू बुलाते हैं। उनके जिगरी यार का नाम आफ्ताब है। इसी की शक्ल दिख रही थी उन्हें निर्वेर में। कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला है जहाँ शायर लोग अपनी शायरी सुनाएंगे। दादाजी इसी को मैच बोल रहे थे और जो शायर थे उनको बैट्समैन। निर्वेर सबको बताता है कि जिन कॉलेजेस के नाम लिए हैं दादाजी ने वो बॉर्डर के उस पार हैं और वो कह भी रहे थे कि उन्हें सरगोदा जाना है। मुझे लगता है दादाजी मेंटली बंटवारे के पहले वाले टाइम में हैं। पिताजी कहते तुम क्यों इतना सोच रहे हो, तुम मिल लिए ना उनसे, अब लंदन वापस जाओ। निर्वेर कहता शायद दादाजी का कोई काम है जो अधूरा रह गया है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, तभी वो बेचैन है और कहते रहते हैं कि जाना है। पिताजी कहते काम से याद आया तुमने अपनी फिर से जॉब छोड़ दी है ना, कैसा लग रहा है साल में 3 बार जॉब छोड़ के। निर्वेर कहता मजा नहीं आता मुझे ऐसा करके। पिताजी कहते हाँ तुम्हें तो दुनिया बदलनी है ना बेटा, दुनिया बदलने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं, एसी वाले कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर तो धूल मिट्टी है, गर्मी है, तो फिर क्या करोगे। निर्वेर बिना जवाब दिए दादाजी के पास आ जाता है। कीनू का बहुत बड़ा परिवार है, सब बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। कीनू जिया नाम की लड़की को पसंद करता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख्याल में खोया रहता है और उसी के आगे पीछे घूमता रहता है।
जिया आई होती है प्रोग्राम में शायरी सुनाने, तो काफी नर्वस थी वो। कीनू आ जाता है उसे सुनने, तो जिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगती है। तभी एक आदमी कहता है, अभी अभी लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अगले साल की 30 जून को आजादी हासिल होने वाली थी। वो अब इस साल के अगस्त में ही आजाद हो जाएंगे अंग्रेजों की हुकूमत द्वारा। सब खुश हो जाते हैं कि आजादी मिलने जा रही है हमें। आदमी कहता है, मुल्क के अलग होने के साथ ही साथ पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यही हाल बंगाल का भी होगा। लोगों का फिर मूड खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे बांट दिया जाएगा। वर्तमान में दादाजी रोने लग गए थे इन्हीं सब बातों को याद करके। कहते फिर आग लगेगी रावलपिंडी की तरह। निर्वेर सबको बताता है कि पंजाब से हट के पहले दंगे रावलपिंडी में हुए थे और वो कह रहे हैं कि आग लगेगी रावलपिंडी की तरह। जिया कीनू को अपने पास बुलाने के लिए आफताब से कहती है, मेरी इयरिंग गिर गई है, किसी और को मिल गई तो। दोनों फिर मिलते हैं और फिर बातें होती हैं। वर्तमान में निर्वेर किताबों की दुकान में जाता है बंटवारे के समय के बारे में जानने के लिए। कीनू और जिया खंडहर पड़ी हवेली के पास जाते हैं। इयरिंग जिया के पास ही थी, बहाना था वो तो उसको बुलाने का। जिया उसके बहुत करीब आ गई थी। कीनू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जिया कहती, पंजाब अलग हो जाएगा तो सिख और मुस्लिम भी अलग हो जाएंगे ना। कीनू कहता, ऐसा कोई फरमान नहीं आया है, हर इंसान अपना मुल्क चुन सकता है, किसी को निकाला थोड़ी जाएगा। जिया कहती, बात तो ठीक है, मगर रावलपिंडी में देखो कैसे दंगा हुआ है। वैसे दरिंदों ने आम लोगों पर हमला करा, कितने लोग घर छोड़कर चले गए। यहाँ भी लोग घर छोड़कर जाने लगे तो। पहले तो नहीं थे ऐसे लोग, कहाँ से आ गए ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? मार्स से आए हैं क्या उड़न खटोले से? कीनू कहता, ये लोग जो मार्स से उतर आए हैं तबाही मचाने, इन्हीं के डर से लोगों ने दिल्ली की तरफ मकान ले लिया है कि यहाँ हालात खराब हुए तो वहाँ चले जाएंगे, पर हमने नहीं लिया क्योंकि हम नहीं जाएंगे। निर्वेर को समझ आ जाता है कि दादाजी की कहानी में पक्का कोई लड़की है। ये सब वो कावेरी को बता रहा था। कावेरी कहती, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, तुम आओगे क्या शादी में? निर्वेर डर रहा था कि शादी में गया तो कहीं मुझसे ही शादी की बात ना हो जाए। वो बहाना मार देता है कि वो नहीं आ पाएगा। अतीत में कीनू कहता, हम लोग शादी कर लेते हैं। जिया कहती, वही तो प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो सकती। कीनू कहता, हम दोनों पहले क्रिश्चियन बन जाते हैं, फिर तो हो जाएगी ना शादी। सीरियस बातें फिर हंसी मजाक में बदल जाती हैं। वर्तमान में निर्वेर पढ़ने में लगा होता है बंटवारे के बारे में। अतीत में माहौल बदलने लगा था, जगह जगह नारेबाजी चलने लगी, नेता लोग लोगों को समझाने बुझाने लगे, धीरे धीरे लोग पलायन करने लगे थे, कई जगह दंगे भी होने लगे। दादाजी को घर ले आते हैं, घर पर ही सारा इंतजाम कर दिया जाता है हॉस्पिटल जैसा। अतीत में कीनू और जिया एक दूसरे के प्यार में डूबे जा रहे होते हैं, प्यार की गहराइयों में डुबकियां लगा रहे होते हैं दोनों। एक दिन ऐसा समय आया कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। कीनू और आगे बढ़ा तो जिया शर्मा गई तो कीनू रुक गया। वर्तमान में निर्वेर एक दोस्त के कैफे जाता है, वो उसे माइक पकड़ा देता है कुछ बोलने के लिए। निर्वेर दादाजी के बारे में बताने लगता है, पाता है कि वहाँ मौजूद लोगों के भी जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन सबकी भी इच्छा है उस पार जाने की। निर्वेर फिर कॉमेडी का सहारा लेके बंटवारे के समय की बातें करने लगता है कि उस टाइम इंटरनेट होता तो कैसा होता। सब उसकी कॉमेडी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। निर्वेर बंटवारे के टाइम की फोटोज वीडियोज देख रहा होता है। सरगोजा के लोगों की भी फोटोज देखी उसने, कुछ फोटोज उसे देखे से लगती हैं। बुक स्टोर में भी कम्युनिटी थी किताबें पढ़ने वाली, तो वहाँ निर्वेर कहता है, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। सर रेडक्लिफ इंग्लैंड से आ गए लाइन मारने, और वो इंसान जो पहली बार इंडिया आया उसको जिम्मा दिया गया बॉर्डर बनाने का। टेबल पर बैठे बैठे 5 हफ्तों में मैप पे बॉर्डर बना के निकल लिया वो। दादाजी कहते हैं, मार्स के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं चांद पे, कभी अकेले नहीं चलते, ग्रुप में चलते हैं। पेटिशन भेजा है मुझे कि दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट हो जाओ। कीनू एक जगह से गुजर रहा होता है तो कुछ मुस्लिम लड़के वहाँ से चले जाने को बोलते हैं, उसको धक्का देते हैं तो वो वहीं बैठ जाता है कि नहीं जाऊंगा, कर लो जो करना है, मैंने थोड़ी कहा कि बंटवारा करो। और ये जगह हिंदुस्तान में है या नए मुल्क में कैसे पता? किसी भी मुल्क में हो, ये मेरी जगह है, मैं नहीं जा रहा। लड़के कहते, अफजल भाई ने कहा है कि मिसाल बनानी है, तो मिसाल बनाते हैं अब इसकी। तभी वहाँ अफजल आ जाता है। कीनू कहता, पंडित नेहरू ने कहा है, जिन्ना साहब ने भी कहा है, किसी पर जबरदस्ती नहीं है अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने की। अब तो आजाद हो रहे हैं हम, तो क्या आपस में लड़ेंगे? अफजल कीनू से कहता है, दुख की बात है, दुश्मन जा रहा है और अब हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, अभी तो उससे भी बुरा होना है। तब कोई नेहरू कोई जिन्ना मौजूद नहीं होगा बचाने के लिए। बाहर से फौज बुलाई जा रही है सरगोदा में, बलोच पठान सब आ रहे हैं, मेरी नहीं सुनेंगे वो। अब इस तरफ मत आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी कहते हैं, हिटलर भी मार्स का है, एक्टर बनने आया था लाहौर, नहीं बन पाया तो रोना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 फिल्म बनाई डायरेक्टर इंद्रजीत गिरवाल ने, जिसमें हिटलर था।
कीनू के घर पे भी टेंशन का माहौल था, मगर बेफिक्र थे क्योंकि उन्होंने तय कर रखा था कि वो लोग यहीं रहेंगे। वर्तमान में दादाजी के भाई आ जाते हैं जिनका नाम है पाली। उनसे पूछा जाता है इंद्रजीत के बारे में। निर्वीर कहता, मैं चाहता हूँ कि जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। वो कुछ बता तो रहे हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा। पाली कहते, समझ भी कैसे आएगा, आप थे क्या उस वक्त? ये उनकी तकलीफ है और उन्हीं के साथ चिता में जाएगी, ये उनका नसीब है, तुम उन्हें तंग मत करो। आफ्ताब कीनू से कहता है, अब्बा ने तुम्हें रुमाना की मंगनी में आने से मना किया है। वो 14 को है और 14 को ही पाकिस्तान की आजादी का दिन है। कीनू कहता, ये जो 2 दिन में नया मुल्क बनेगा, इस नए मुल्क का कोई नक्शा है? कोई जाना भी चाहे तो कहाँ जाए? और कौन सा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख तीनों नहीं रहते? क्या तुम्हें लगता है कि हर जगह की सारी कौम अपना शहर अपना गाँव छोड़कर दूसरी तरफ चली जाएगी? ये मुमकिन लगता है क्या आपको? निर्वेर ने बंटवारे के ऊपर ही कॉमेडी सेट बना लिया और उसी टॉपिक पर कॉमेडी करने लगा। उस समय की रियलिटी को मजाकिया वे में सब तक पहुंचाने लगा। अच्छी बात यह कि एफआईआर होने के बजाय लोगों को उसकी कॉमेडी पसंद आ रही थी। पाकिस्तान बन जाता है। कीनू अपनी बहन और चाचा इंद्रजीत के साथ रुमाना की मंगनी में जाता है। रुमाना ने बुलाया था क्योंकि दोस्तों के बिना उसे मजा नहीं आ रहा था। जिया भी वहीं पर है। इंद्रजीत फोटोग्राफी के शौकीन है। वर्ल्ड वॉर 2 में मिला था उनको कैमरा, जिसे वो साथ ले आए। वहाँ अफजल आ जाता अपने लोगों को लेकर। उसे पता चल गया था कि गैर मुस्लिम लोग आए हैं उनके यहाँ। अफजल जिया के पिता से कहता है, इससे पहले बाहर की फौज यहाँ पहुँचे, आप गैर मजहबी लोगों को यहाँ से जाने बोलिए। पिताजी डरते नहीं, उसे वहाँ से भगा देते हैं। उधर जिया और कीनू चुपके से मिलते हैं। जिया को ये डर सताया जा रहा था कि कहीं कीनू सरगोदा छोड़कर चला ना जाए। कीनू वादा करता है कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, चाहे जो हो जाए। जिया कहती, जब अफजल मियाँ आएंगे आपके सामने तब सारी बहादुरी हवा हो जाएगी आपकी, फिर तो आपको मैं याद भी नहीं रहूंगी। कीनू कहता, याद रहोगी तुम, मैं अपने हाथ पर लिख लूंगा तुम्हारा नाम, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं जाऊंगा ही नहीं। वर्तमान में दादाजी उर्दू में कुछ लिख के देते हैं निर्वेर को, जो कि उसे समझ नहीं आता। निर्वेर के अपने दोस्तों से पानी की कमी और पोल्यूशन से रिलेटेड बातें हो रही होती हैं। एक दोस्त कहता है, ऐसी फसल लगाना ही क्यों जो ज्यादा पानी लेती है। फिर उसके बाद फसल का कचरा जला के हवा भी प्रदूषित हो जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वीजा करो और निकल लो इस देश से। निर्वेर कहता, जो चारा जलाया जाता है एक टेक्निक है जिससे इसको खाद बना सकते हैं। बाहर के देशों में तो काम शुरू भी हो गया है, बस यहाँ के कंडीशन के हिसाब से प्रोटोटाइप बनाना होगा। दोस्त कहता, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है। निर्वेर अब ठान लेता है प्रोटोटाइप बनाने का, जिससे कि यहाँ भी टेक्नोलॉजी आ पाए चारे को खाद बनाने की। निर्वेर कावेरी से कहता है, मैं तुम्हारी बहन की शादी में आऊंगा। कावेरी कहती, अब तुम्हें नहीं लग रहा कि कहीं कमिटमेंट न देनी पड़ जाए। निर्वेर कहता, तो क्या हो गया, मेरे दादाजी को ही देख लो, पिछले 78 ईयर से कमिटेड हैं किसी एक जगह के लिए। मैं हूँ कि 7 हफ्ते भी नहीं टिक पाता हूँ कहीं। कावेरी कहती, मेरी पूरी फैमिली होगी शादी में, सब पूछेंगे तुम कौन हो, तो फिर? निर्वेर कहता, बता देना प्रेमी हूँ तुम्हारा, अब नहीं भागना चाहता मैं, अब मुझे टिकना है एक जगह, मुझे भी फोकस्ड होना है दादाजी की तरह। नर्स देखती है कि दादाजी के हाथ पे कुछ लिखा है। हाथ पे उर्दू में कुछ लिखा था मल्लिका दिल फरेब। दादाजी कहते, चर्च जाना है। जब खेतों में हवा चलती है तब मांस के लोग शोर मचाते हैं। निर्वेर कहता, मल्लिका दिल फरेब कहाँ है? दादाजी कहते, चर्च में। एक रात कीनू छुप छुपा के जिया से मिलने आता है उसके घर पे। उसे अपना हाथ दिखाता है कि तभी कमरे के बाहर से पिताजी की आवाज आती है। जिया कीनू के साथ बाहर आ जाती है। माँ उस पर चिल्लाने लगती हैं कि ये क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, बेशर्मी की हद पार कर दी है। जिया कहती, ऐसे चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है क्योंकि बाहर हालात इतने खराब हैं कि ऐसे मिल ही नहीं सकते, इसलिए 1000 खतरे उठाकर ये यहाँ आए मेरे लिए। मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। जिया ने कीनू के लिए स्टैंड लिया। ये देख उसका प्यार और बढ़ गया। वो उसका हाथ पकड़ भगा के ले जाने लगता है उसे। दोनों एक जगह छुप जाते हैं। कीनू कहता, आपने कहा था कि मैं आपको भूल जाऊंगा, देखिए पक्की स्याही से लिखवाया है, ये कभी नहीं मिटेगा। दोनों फिर घर वालों के सामने आ जाते हैं। जिया चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। कीनू भी अपनी साइकिल उठाता है, एक बार पीछे मुड़ के उसे देखता है और फिर चला जाता है। निर्वेर की बुक शॉप कम्युनिटी के जरिए पाकिस्तान के 2 लोगों से बात होती है। उनके पास सरगोदा की पुरानी फोटोज थीं। वो कहते हैं, हमारे पास और भी फोटोज हैं, आपको भेज देंगे। निर्वेर प्रोजेक्टर लगा के दादाजी को फोटोज दिखाता है उस टाइम के सरगोदा की। फोटोज देखते देखते एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे सांस ही चली गई हो। कहानी अतीत में जाती है। खेतों में आग लगी हुई है, हर जगह भगदड़ मची हुई है। जिया के पिताजी कीनू के घर वालों से कहते हैं, आपको इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, वो लोग आ चुके हैं।
वर्तमान में दादाजी की सांस अटक गई थी। सीपीआर देने पे सांस वापस आती है। वो बड़बड़ाने लगते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अतीत में किनो की माँ कहती जल्दी चलो यहाँ से सब लेके। दंगाई आ रहे होते हैं तो ये लोग जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। जिया के पिता कहते हैं आप हमारे साथ चलिए। किनो के पिता कहते हैं नहीं, आपको पहले ही काफिर मान चुके हैं, वो आपके साथ गए तो आपको भी मार डालेंगे। वो लोग सोचते हैं कि औरतें दंगाइयों के हाथ लग गई तो उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। वो जिया के पिता से कहते हैं आप औरतों को अपने साथ ले जाइए। किनो की दादी मना कर रही होती हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम साथ चलेंगे, पर उन्हें जाना ही पड़ता है। दादाजी को जब होश आया तो निर्वैर को पहचान गए। उससे कहते शादी मत करना कभी, औरतें मर जाती हैं, हमारे घर की श्राप है। अपने बेटे को कहते कितनी बार कहा ब्याह मत कर, लेकिन नहीं माना। खूनी है ये, खूनी। तू क्या सोचता है तू बच जाएगा? कोई नहीं बचेगा। जो हमने किया है वही होगा हमारे साथ। उस मासूम पर जुल्म किया हमने, जान ले ली उसकी। हमने जो किया है हमें सहना होगा। दादाजी यही सब दोहराए जा रहे होते हैं। तभी दादाजी के भाई पाली आते हैं उनसे मिलने। कहते मुड़ के नहीं देखना वीर जी, वहाँ कुछ नहीं रखा है। निर्वैर पिताजी से पूछता है ये किस श्राप की बात कर रहे हैं? पिताजी कहते हैं ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तानी ट्रेन अमृतसर स्टेशन आती है। सरदार जसमीत सिंह मेरे दादाजी 18 साल तक हर रोज अमृतसर स्टेशन जाते हैं। कहीं आज तो नहीं आ गई उनके खानदान की औरतें? वो भी ऐसा ही कहा करते थे। बोलते थे हम हमारे घर की औरतों की हिफाजत नहीं कर पाए। बचपन में हम बातें किया करते थे कि क्या हुआ औरतों को। किनू के पिताजी गुजर गए, लेकिन किनू फैक्ट्री जा रहा होता है काम करने। उनका भाई पाली कहता आज तो मत जाइए। किनू कहता रोना है क्या तुझे? पहली लाश देखी है क्या तूने? हम रेफ्यूजी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है माता मनाने की। पिताजी कहते हैं मेरी बहन भी गुजर गई जब वो 25 साल की थी, और फिर तेरी माँ भी चल बसी। निर्वैर वापस जा रहा होता है, ये सोचकर कि मेरी वजह से दादाजी की तबीयत और खराब हो गई। अब पिताजी ही उसे रोकते हैं कि जो ठाना है वो करके जाओ। जिद में जी रहे हैं दादाजी, जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करके जाओ ताकि उन्हें शांति मिल सके इस दुख से। निर्वैर घुमा फिरा के दादाजी से पूछता है आपके घर की सारी औरतें कहाँ हैं? दादाजी कहते हैं मैक्सिको, घोड़े पर सवार। आग लग गई थी तो ले गए उन्हें। मार्स के लोगों ने चांद पर हमला कर दिया। गांव में दंगाई घुस गए थे। तीनों और बाकी सब कुएं के अंदर छुप गए। खेतों में आग लगी हुई थी। ये लोग फिर निकलकर कहीं दूर जाने लगे। रात बिताने के लिए वो लोग वहां पहुंच गए जहां किनो और जिया अक्सर मिला करते थे। किनो जिया को इमेजिन करते हुए सो जाता है। सुबह हुई तो वहां दंगाई आ गए और सबको मारने लगे। दादाजी ये सब कुछ याद करके तड़प रहे होते हैं, बड़बड़ाए जा रहे होते हैं। किनो किसी तरह अपने परिवार के मर्दों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। सिर्फ वही नहीं, और भी कई लोग थे। हजारों की भीड़ थी वहाँ। एक ट्रेन रुकी तो सब उसी में चढ़ने लगे। किनो वापस उतरने लगता है तो पिताजी कहते हैं हम वापस आएंगे। जिया से किया हुआ वादा निर्वैर को टूटते नजर आ रहा था। वो रात में ट्रेन के ऊपर खड़े होकर कहता है मैं जा नहीं रहा, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि कैसे बंटवारे के समय लोगों ने अपना घर छोड़ा और पलायन किया। ट्रेन हिंदुस्तान आ जाती है। हमले में दादाजी को काफी चोटें आई थी, उनकी मौत हो जाती है। सबको रेफ्यूजी कैंप में रखा जाता है। निर्वैर की जिस पाकिस्तानी से बात हुई थी वो बताता है कि सरगोदा में एक फोटो स्टूडियो है। किनू के चाचा इंद्रजीत जिन्हें फोटोग्राफी का शौक था, जब ये लोग ट्रेन में चढ़े तो वो नहीं चढ़े, वो पाकिस्तान में ही रह गए। 2 साल सरगोदा में रहे, फिर चल बसे। 2 आदमी मिले जिन्होंने बताया कि मेरे पिता के साथ मिलकर उन्होंने एक स्टूडियो स्टार्ट किया था जो कि अब हम चलाते हैं। निर्वैर को एक फोटो मिलती है जिसमें इंद्रजीत है। किनू और उसके पिताजी वापस सरगोदा जाने के लिए स्टेशन जाते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। पिताजी कहते हैं हमारा खानदान उस तरफ रह गया है। पुलिस वाला कहता जो उस तरफ रह गया है उसे भूल जाओ। पिताजी जिद करने लगते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पिताजी उनके पैर पकड़ने लगते हैं कि हमारे घर की औरतें वहाँ रह गई हैं, हमें जाने दो। किनू धीरे से कहता है मैं जाऊंगा बाबूजी, सबको वापस लेके आऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। एक ट्रेन जा रही थी पाकिस्तान जिसमें सब मुसलमान सवार थे। किनू सर पर टोपी लगाकर भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। जिस तरह पाकिस्तान से आज मुसलमान दंगे करे हुए थे, उसी तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा था। सब बेरहमी से मारे जा रहे होते हैं। किनू किसी तरह अपनी जान बचाता है। वो भागता जा रहा होता है, भागता जा रहा होता है, भागता जा रहा होता है। कहानी थोड़ा आगे बढ़ी और हमें दिखाया गया कि किनू ने हिंदुस्तान में अपना कारोबार बना लिया है। वो बस काम करता रहता है, उसी के बारे में ही सोचता है सिर्फ। अतीत में किनू पैदल ही अमृतसर से सरगोदा तक पहुंचने का सोच लेता है। पुलिस वाले पकड़ के उसे फिर से इंडिया की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं।
वर्तमान में निर्भयर को दादाजी के सामान से एक परमिट मिलता है। वो परमिट बंटवारे के बाद इशू हुए थे इंडिया से पाकिस्तान आने जाने के लिए। उसका एक ही बार इस्तेमाल हुआ था 1953 में, यानी दादाजी एक बार गए थे सरगोदा उस टाइम। दादाजी के भाई पाली भी गए थे दादाजी के साथ 1953 में। सब लोग उनसे पूछते हैं वहाँ क्या हुआ था बताइए। पाली कुछ बता नहीं रहे होते। निर्भयर गुस्सा जाता है कि आप सब बता क्यों नहीं रहे कुछ भी सही से, ऐसा कौन सा राज छुपा है बंटवारे में जो आप बता नहीं रहे। पाली कहते हम बोल सकते हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। तुम समझोगे नफरत एक कौम की जो दूसरे कौम से होती है, लेकिन वो कुछ और था। वो वक्त, वो जहर जो हमें उस वक्त मिला वो कुछ और था। वो हमारे साथ जलकर राख हो जाएगा, हम उसको नहीं बांटेंगे। निर्भयर कहता पक्का वो राख हो जाएगा आपके साथ, आपको यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके जाने के बाद वो जहर हमारे अंदर आ जाए। एक बात तो पक्की है कि वो जो भी है जिसको दादाजी ढूंढ रहे हैं, अगर उनको नहीं मिला तो वो बेचैनी हमको देके जाएंगे और हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि वो क्या था जिसके लिए वो तड़प के चले गए। शायद हम उनकी मदद कर सकते थे लेकिन हमने की नहीं। इतनी लंबी और इतनी खराब जिंदगी जीने के बाद चैन की मौत भी नहीं मिली उन्हें। पाली निर्भयर की बातों को समझते हुए सब बताने को तैयार हो जाते हैं। कीनू अपने छोटे भाई पाली के साथ सरगोदा गया। उसका घर खंडहर बन चुका था। कीनू जाता है फिर जिया के घर, तो वहाँ उसके पिता से मुलाकात होती है। पिताजी कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं आना चाहिए था, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ। अतीत में जब इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन आई तो अफजल ने देखा ट्रेन में जिंदा लोग नहीं हैं, सिर्फ लाशें हैं। अफजल जिया के घर पहुंचा। कीनू के परिवार की सभी महिलाएं वहीं पर थीं, इसलिए आफ्ताब कीनू का दोस्त था, इसलिए उसे मार डाला बदले की आग में। कीनू के घर की औरतों में से एक औरत गर्भवती थी। उसको बालों से घसीटा और उसका पेट चीर के रख दिया। सरेआम जिया के कपड़े फाड़ दिए, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दादी ने खुद के हाथों से अपने घर की बच्चियों का गला काट दिया ताकि उन्हें यह दरिंदगी न सहनी पड़े। पिताजी ने बंदूक उठाई और अफजल को गोली मार दी। एक आदमी कीनू से कहता मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है। अफसाना याद है ना तुम्हें? तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी वो। आदमी ऊपर चला जाता है अफसाना को बुलाने। कीनू के घर की सभी औरतें नहीं रहीं, उसका प्यार भी अब किसी और का हो गया। वो पाली से कहता है ये दुनिया खत्म हो गई है, अब मुड़कर नहीं देखना है, चलो यहाँ से। कीनू जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला वैसे ही अफसाना यानी जिया सीढ़ियों से नीचे आई। जिया को वहाँ कोई नहीं दिखा, सिर्फ सेकंड भर का फासला, और वो नहीं मिल पाए एक दूसरे से। वर्तमान में दादाजी हड़बड़ाते हुए कहते गाड़ी निकालो, चलना है, टाइम नहीं है। दादाजी आज जिया का नाम लेते हैं, फिर हाथ के टाटू की ओर इशारा करते हैं। निर्भयर कावेरी से कहता है ऐसा होता है क्या, अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे सालों से देखा तक नहीं, अपनी फैमिली भूल गए, घर याद नहीं, वो लड़की याद है और अब सिर्फ वही याद है। जिया को मिलना है, उसे कविता सुनानी है, उससे मिले बिना सांसें भी नहीं छोड़ सकते। कावेरी कहती कोई मेरे लिए कभी ऐसा फील करेगा क्या? निर्भयर कहता क्या मैं कभी किसी के लिए ऐसा फील कर पाऊंगा? कावेरी कहती है इस टाइप का प्यार सिर्फ पुराने जमाने में ही मुमकिन था, इस जमाने में नहीं मिल सकता ऐसा प्यार। निर्भयर कहता ये मिलता नहीं है, ये प्यार ये होता है हमारे अंदर, ये जहर की तरह होता है, इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सारी उम्र हम ढूंढते हैं ऐसी चीज जिसमें हम इसको ट्रांसफर कर सकें, कोई इंसान, कोई काम या कोई पैशन जो पूरी तरह ले ले। यह प्यार ये इतना खतरनाक है कि इसकी एक बूंद भी अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। कावेरी कहती यही तो मुझे चाहिए। निर्भयर कहता मुझे भी चाहिए। डॉक्टर पिताजी से कहते हैं इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, दूसरा स्ट्रोक आया है, हालत बिगड़ रही है। पिताजी कहते हैं अब ये कहीं नहीं जाएंगे, फिर से ये अपना घर नहीं छोड़ेंगे, घर में हैं घर में ही रहेंगे और मरना है तो यहीं मरेंगे। निर्भयर सोच लेता है कि वो सरगोदा जाएगा। सारे अरेंजमेंट करके वो पहुंच जाता है पाकिस्तान और वहाँ उन लोगों से मिलता है जिनसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी। वो सरगोदा के लिए निकल लेते हैं। दादाजी उर्दू में शायरियाँ लिखा करते थे। निर्भयर के पास उनकी डायरी थी जिसमें शायरियाँ लिखी थी। लड़की को उर्दू आती थी तो वो पढ़ के सुनाती है। ये वक्त का फितूर है, हुआ तो कुछ जरूर है, मैं अगर चला गया तो मैं कहाँ रहा, मैं कैसे खुद को छोड़ दूं अकेला तेरी राहों में, मैं क्या कहूँ कि कौन हूँ गैर की पनाहों में। आदमी कहता कितना अनफेयर है ये, उन्होंने सारी जिंदगी एक आउटसाइडर की तरह फील किया होगा। निर्भयर कहता हाँ, जैसे दूसरे की प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, जितनी मर्जी कामयाबी मिल जाए या पैसा कमा लें पर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता कि ये मेरी जगह है। अजीब सी फीलिंग्स रहती हैं कि मैं गलत हूँ सब सही करने के बाद भी। बार बार ये ख्याल आता है कि यहाँ क्यों हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ।
फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्यों अपने आप को देश निकाला दे रहा हूँ, क्यों अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ रहा हूँ। दादाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। मिरवेर वीडियो कॉल के जरिए दादाजी को सरगोदा दिखा रहा होता है ताकि उनमें जान आए। उस जगह को देखकर दादाजी आंखें खोलते हैं, जवाब भी देने लगते हैं वहाँ की इमारतों को देखकर। वो रास्ता बताने लगते हैं जहाँ जहाँ वो जाया करते थे। जिन गलियों में दादाजी अपनी साइकिल से घुमा करते थे, आज वहाँ निर्वैर है। दादाजी का जहाँ घर था वहाँ नए मकान बन गए थे। कहानी उस टाइम पे जाती है जब कीनू जिया को भगा ले जा रहा था। उसने अपने हाथ पर टैटू बना दिखाया, कहता मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। जिया कहती मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ना हो, आपको ना जाना पड़े, मगर मुझे पता नहीं होता है ना। कीनू कहता आपको पता जरूर होगा, मान लो मैं चला गया भले थोड़े वक्त के लिए, तो मैं ये देखूंगा कोई भी मंजिल हो मुझे आपकी याद आएगी, आपको कह जरूर दूंगा, आपको पता जरूर होगा, मैं पूछूंगा आपसे, आपकी इजाजत लूंगा, आपने मना कर दिया ना तो वहीं बैठ जाऊंगा जमीन पर, हिलूंगा तक नहीं, अब आपके हाथ में है, इजाजत देंगे तो जाऊंगा वरना यहीं बैठा रह जाऊंगा। जिया कहती ठीक है। निर्वेर जिया के घर पहुंच जाता है। घूमते घूमते उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है। निर्वेर को लगता है कि शायद वो जिया है। दादी कहती मैं जिया नहीं हूँ, रुमाना हूँ। वो दीवार पर लगी तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं ये है जिया, मेरी भाभी, 10 साल पहले चल बसी। आखिरी दिनों में उसका इंतजार करती थी, कहा करती थी कि किनो आएगा, उसने कहा है कि वो आएगा। वीडियो कॉल आता है वहां से। निर्वीर को समझ नहीं आता कि वो दादाजी को क्या बताए। वो उन्हें जिया की फोटो दिखाता है। जिया की फोटो देख दादाजी की आंखों में चमक आ जाती है। वो इमेजिन करने लगते हैं कि जिया उनके सामने है। वो नोटिस करते हैं कि फोटो में जिया की एक इयरिंग गायब है। दादाजी ने एक कविता लिखी थी, ये सोचकर कि जब वो जिया से मिलेंगे तो सुनाएंगे, मेरा सब चला गया पर मैं नहीं गया, सब मौसम बदल गए पर मैं नहीं बदला, आप दुनिया के फर्ज निभा गईं और पाक हो गईं, मैंने सारी जिंदगी गुजार दी पर वहीं रहा, जहां उस दिन था जहां इस दिन हूँ, जहां हूँ वही हमेशा। अब लगता है मुझे फिर जाना है, इस बार बिना पूछे नहीं जा सकता, तो इजाजत दो तो जाऊं। दादाजी इमेजिन करते हैं जिया को इशारा करते हुए जाने का। दादाजी हंसते हैं और फिर अपना दम तोड़ देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई दंगे युद्ध की वजह से आज भी लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़ के कहीं और पलायन करना पड़ रहा है। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी हमें उस समय के दुख दर्द से रूबरू कराती है जो उन लोगों ने झेला था जिन्हें बंटवारे के समय अपना घर छोड़ना पड़ा, फैसले लिए किसी और ने, पॉलिटिक्स खेली किसी और ने, और कुर्बानी देनी पड़ी हम जैसे आम लोगों को। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हम किताबों में या इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, पर क्या क्या झेलना पड़ा लोगों को उस समय, वो हमें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। सब कुछ छोड़ जाने की मजबूरी को, सारी यादें पीछे छोड़ जाने के कष्ट को, अपनों से बिछड़ जाने के दुख को ये फिल्म पूरी तरह से फील कराने में कामयाब होती है। ये फिल्म उसी को फील हो सकती है जिसने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ा है। वही इंसान एक्चुअल में इस फिल्म में दिखाए गए दर्द को महसूस कर सकता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं सहा है तो ये फिल्म शायद आपको बोरिंग लग सकती है। फिल्म की शुरुआत तो ऐसी होती है कि लगता है कि काफी नॉर्मल फिल्म है, लेकिन फिर अचानक उस कहानी में हम घुल मिल जाते हैं और फील करने लगते हैं कि हम भी वही हैं जहां दादाजी हैं। हम भी पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, हम भी अफसोस मना रहे हैं, मन में पछतावा है, गिल्ट है, अफसोस है। जो जो फीलिंग्स दादाजी को फील हो रही हैं उनकी जिंदगी के अंत में वो सारी फीलिंग हमें फील होती हैं। अगर इस टॉपिक के नजर से देखें कि कहानी बंटवारे के समय के दुख को दिखाती है तो फिल्म अच्छी है, लेकिन अगर हम जिया और किनू की प्रेम कहानी के नजर से देखें तो उसमें कई खामियां हैं। फिल्म दिखाना चाहती है कि दोनों में प्यार हो गया, इतना गहरा प्यार कि मरते दम तक मिलने की आस लगी रही, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला जिससे हमें फील हो सके कि हाँ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लड़के का लड़की के आगे पीछे घूमना, उसे चुप छुप के देखना, उसका पीछा करना, उसको हर टाइम देखते रहना, लड़की को पता है कि लड़का उसके पीछे है तो भाव खाते रहना, उसको आगे पीछे घुमाना, फिर महीने भर उसे आगे पीछे घुमाने के बाद उससे बात करना, फिर मिलना जुलना शुरू करना, फिर चुप छुप कर मिलना, घूमना फिरना, फिर घर की बाउंड्री कूदकर उससे मिलने आना। अब इस सारे प्रोसेस में जीने मरने वाला प्यार कब हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद पार्टीशन की बात शुरू हो गई तो बिछड़ने का गम, फिर हाथ में टैटू बनवा लेना। आज के टाइम में सारी चीजें छपरीपना कहलाती हैं। लोग खूब तारीफ करते हैं ओल्ड स्कूल लव की कि हमारे जमाने में तो लोग प्यार में जान दे देते थे, अपनी नस काट लेते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, उस टाइम पे चल जाता था। पर अब ये प्यार कम, गंवारपन प्लस टॉक्सिसिटी ज्यादा लगता है। पहले के टाइम में ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया, लड़कियों को घर से निकलने भी नहीं
नहीं मिलता था। कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता था कि देश दुनिया देखे, जाने, नॉलेज ले। प्यार में मर जाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो या तो गंवार हो, या जिनका कोई गोल ना हो, जिनकी अपनी कोई लाइफ ना हो, जिनको कोई घर पे प्यार ना मिला हो, जिनके कोई एम्बिशन ना हो, जिनका कोई पैशन ना हो, जिनको अपना करियर से मतलब ना हो, या जिनके पास पुश्तैनी पैसा हो। जितनी भी फेमस प्रेम कहानियां आपने सुनी होंगी, उनमें कभी जिक्र नहीं होता कि अपनी लाइफ में क्या करना है, करियर का क्या करना है, पढ़ाई लिखाई का क्या करना है। लड़की लड़के के पीछे मरी जा रही है, लड़का लड़की के पीछे मरा जा रहा है। एक दूसरे को पाना ही अपना गोल बना लिया है, भले बाद में भूखे मर जाएं। आज के टाइम का प्यार पहले के टाइम के प्यार से बहुत बेहतर है। अब ना कहने पे लोग तेजाब नहीं मार देते मुंह पे, अब ना कहने पे नदी में कूद कर जान नहीं दे देते, अब हाँ बुलवाने के लिए नस नहीं काटते, पसंद आ गए वो बोलकर हर टाइम पीछा नहीं करते, कमेंट नहीं पास करते। ओल्ड स्कूल प्यार में प्यार कम, टॉक्सिसिटी ज्यादा थी, जो कि बहुत कम हो गई है। अब प्यार में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के फ्यूचर गोल्स की बात करते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाब होने की बात करते हैं। अब कोई किसी को पसंद आता है तो सामने से जाकर बोल देता है, नहीं पसंद तो ना भी बोल देता है, किसी को महीने भर घुमाने के बजाय। अब कोई महीने भर आपके आगे पीछे नहीं लग रहा। अगर आपके पीछे पीछे कोई जानवर भी लगा रहा है महीने भर, तो उससे भी आपको लगाव हो ही जाएगा। ना तुमने उसका नेचर जाना, ना तुमने ये जाना कि वो कैसा इंसान है, बस पीछा कर रहा है, पीछे लगा है तो हाँ कर दी। क्योंकि पीछा करना, छुप छुप कर देखना ही तो प्यार है, ओल्ड स्कूल लव के हिसाब से। तो फिल्म में यही प्यार देखने मिलता है, जो कि किसी भी एंगल में प्यार नहीं है। सिर्फ यही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स हैं फिल्म में प्यार को लेके। इन्होंने वादा किया कि वो वापस आएगा, उसे पता चला कि जिया की शादी हो चुकी है। जिया उससे मिलना चाहती थी, लेकिन किनू बिना मिले चला गया। तुमने ये क्यों देखा कि उसकी शादी हो चुकी है, अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वादा पूरा करना इंपॉर्टेंट था, ना कि जिया को पा लेना। अगर किनू उस वक्त जिया से मिल लेता तो उसका वादा पूरा हो जाता, फिर चाहे साथ हो या ना हो। तुमने ये जाना कि तुम्हारी फैमिली की औरतों के साथ क्या हुआ, तुम्हें दुख हुआ, तुम गिल्ट में गए, पर ये नहीं सोचा कि जिया के साथ क्या क्या हुआ रहा होगा, वो किस दुख दर्द से गुजरी होगी। फिर भी वो तुमसे मिलने की आस लगाए हुए थी और तुम मिले ही नहीं। यहाँ किनू मतलब ही लगा, उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स सोची कि उसे दुख होगा, इसलिए ना मिलना बेहतर समझा, जिया के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये कैसा प्यार है? प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि साथ रहने मिला तो ही प्यार है। प्यार तो फीलिंग है, जो कि साथ हो या ना हो वो आपके अंदर ही रहती है सामने वाले के लिए। अगर उसी टाइम मिल लिया होता तो वही क्लोजर होता, फिर अपने आखिरी समय में इतना कष्ट न सहना पड़ता, तड़पना न पड़ता क्लोजर के लिए। आप उससे मिले नहीं, आपके अंदर की आग बुझी नहीं, आपने फिर वापस आकर अपनी फैमिली बनाई, जिसके साथ आपने कभी सही से बर्ताव नहीं किया। किनू के बेटे उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कभी प्यार ही नहीं दिया। जब तुम्हें पता है कि तुम अब इतने कठोर हो चुके हो कि अब किसी को प्यार नहीं दे सकते, तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों किए? रहना चाहिए था ना अपने प्यार की यादों के सहारे। बीवी बच्चों की जिंदगी टॉक्सिक क्यों बनाई? यहाँ भी किनू मतलब ही साबित हुआ। डिमेंशिया बीमारी के चलते वो सब भूल गए, उसे बस उस वक्त का याद रह गया जब वो जिया के साथ था। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो 1953 में उससे मिला नहीं। एक तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों को टाइम नहीं दिया, उनके साथ अच्छे से नहीं रहे, उन्हें प्यार नहीं दिया, फिर आखिरी समय में भी तुम्हें वो याद नहीं रहे, सिर्फ वो लड़की याद रही जिसको तुम खुद ही छोड़ आए थे। तो ये कैसा प्यार है भाई? और बंटवारे के टाइम जब सब अलग हो रहे थे तो किनू को सिर्फ जिया याद आ रही थी, उसको अपनी फैमिली का ख्याल ही नहीं था कि उनका क्या होगा। हमें सिर्फ किनू का पीओवी देखने मिला, उसका दुख, उसका दर्द, और उस दर्द में डूब के सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाने की जद्दोजहद में लग जाना। जिया का पीओवी तो हमें देखना ही नहीं मिला। उसके परिवार में भी लोग मारे गए। अकेली औरत के साथ कितना बुरा हो सकता है ये आप जानते ही हैं, तो उसके लिए उसने शादी कर ली। फिर भले उसके साथ खुश हो या ना हो, हिम्मत उसकी कि उसने अपने पति को बताया भी कि किनू का इंतजार है उसे, वो मिलने को तरसती रही। वो तो कभी भूले ही नहीं किनू को, वो नहीं बढ़ पाई थी आगे कभी, उसका इंतजार करते करते मर गई। किनू को डिमेंशिया ना हुआ होता तो उसे शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ता और चला जाता आराम से ऊपर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो असली प्यार तो जिया का था। वो नहीं बढ़ी आगे, वो नहीं कर पाई मूव ऑन। उसके साइड सबको पता था कि किनू कौन है, लेकिन किनू के साइड किसी को नहीं पता था कि जिया कौन है। हम इमोशंस में बहकर हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, मान सकते हैं कि कितनी इमोशनल स्टोरी है जिया और किनू की, बेचारे कभी एक नहीं हो पाए। मगर जब कहानी की एकदम गहराई में जाओगे तो कई जगह गलतियां मिलेंगी, और सबसे ज्यादा गलत किनू दिखेगा। उसने टैटू बनाया, शायरियां लिखी, सब किया, पर जब वाकई में प्यार जताने या केयर दिखाने की बात आई तो वो भाग गया और फिर परिवार बसा के उनकी भी जिंदगी नरक बनाई। निर्वेर और कावेरी के बीच रिलेशन दिखाना भी कोई काम नहीं आया। कावेरी का किरदार ना भी होता तो भी काम चल जाता, उसका होना ना होना एक बात है। एक तो वो भी मतलबी टाइप ही थी। दादाजी मर रहे हैं और वो अपना रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म करने में लगी हुई है। जो पार्टीशन वाला पार्ट है हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, क्योंकि वो सच्ची घटना पर आधारित है। वो तो सच में हुआ था लोगों के साथ, तो हिस्ट्री में बदलाव नहीं कर सकते हम। लेकिन हिस्ट्री से जोड़कर जो प्रेम कहानी दिखाई गई उस पर तो सवाल उठा ही सकते हैं, क्योंकि वो तो काल्पनिक है।
लेकिन बात तो ये भी है कि इम्तियाज अली की मूवीज के किरदार ऐसा ही होते हैं, वो परफेक्ट नहीं होते, उनमें बहुत सी खामियां होती हैं, वो समाज के नियम कानून से परे होते हैं। जो प्यार दिखाना होता है तो वो सही गलत के तराजू में उसे नहीं तौलते, बल्कि बस प्यार ही दिखाते हैं। जो प्यार कर रहा है वो अपनी जगह सही है, भले दुनिया की नजर में कितना ही गलत हो। प्रेम कहानी के फ्लॉज को साइड करके देखें तो हाँ, फिल्म अच्छी है और हमें इमोशनल भी करती है, जिसके चलते लोगों को मूवी पसंद आ रही है। ऐसी कई कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं जिन्होंने पार्टीशन के टाइम अपना घर छोड़ा और यहाँ आ गए, और कई लोग वहाँ भी गए। फिल्म हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि देश दुनिया की लड़ाइयों में भुगतना आम लोगों को ही पड़ता है। मारने वाला भी वही होता है और मरने वाला भी वही होता है, यानी कि हम। जिसने ये आग लगाई वो तो आराम से ये तमाशा देखता रहता है और इंतजार कर रहा होता है आग के बुझने का, ताकि बचे कुछ लोगों का मसीहा बन उन पर राज कर सके, उन्हें बता सके कि ये मार काट, ये खून खराबा तो अपनी कौम, अपने धर्म को बचाने के लिए बहाया है। जो किया है सब सही है, सब बढ़िया है। फिल्म को अच्छे से बनाया गया है, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, लोकेशन, म्यूजिक सब परफेक्ट देखने मिला। एक्टिंग की बात की जाए तो नसरुद्दीन शाह का इसमें मेन रोल मानना सही रहेगा। उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की है उनकी बदौलत ही हम इस फिल्म से जुड़ पाते हैं, फील कर पाते हैं हम दादाजी के किरदार को, उनके इमोशंस को। एक पल भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा फील होता है जैसे वो सच में किसी के दादाजी हैं जो कहानी बता रहे हैं और हम उस कहानी को फील कर पा रहे हैं। और रही बात दिलजीत दोसांझ, सरवरी वाघ, वेदांग राणा की, तो इन तीनों ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा काम सरवरी का है, उनका स्क्रीन पर आना एक अलग ही चमक ले आता है। बाकी सबका भी काम बढ़िया ही रहा। और भी बहुत कुछ है मूवी में। जब जब ये मूवी देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी बताना, मैंने ये चीज़ मिस कर दी बताना, तो ऐसा लग रहा है कि अभी और भी बहुत कुछ बता सकता था मैं। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप लोग बोर भी हो सकते हो। अब बाकी आप जानते ही मैं क्या कहने वाला हूँ, तो समझदार आप हैं ही, तो आप वो सब कर दीजिए जो मैं चाहता हूँ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाते रहने की। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।